बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। यूपी की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनके 6 सेमेस्टर में यह है, बाकी एमपी की, छत्तीसगढ़ की और बिहार की, राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उसके थर्ड ईयर में यह सब्जेक्ट है और इसका पूरा सिलेबस सबसे अच्छे तरीके से आपको हम कराएंगे। हाथ में किताब लेने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे कि अब तक के जितने भी एग्जाम निपटते गए हैं आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे चैनल ने अपना जो विश्वास है सदैव बनाया रखा है। जितने भी एग्जाम गए आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से आप लोगों का एग्जाम गया जिन लोगों ने हमारे चैनल से पढ़ाई की। मैं समझता हूं कि शायद हिंदी मीडियम से कोई इतना अच्छा रिजल्ट दे पाए जो अपने यहाँ का है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आपका जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो आज जैसे ही पढ़ाते हैं वैसे ही आपके लिए लग जाएगा कि कितनी हवा हवाई है और कितनी हकीकत है। बस किताबों को साइड में रख दो। अब आप अपने माइंड से ये पहले से ही तय कर लो कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो पढ़ें कैसे। जैसा कि इसका नाम है प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसके लिए कहते हैं या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स कहते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सब लोग समझ लो कि हम मैनेजर हैं। यानी हम सब लोग जब अपने माइंड में एक बात बिठा लेंगे कि हम मैनेजर हैं तो समझ लो कि 25% से ज्यादा सारी चीजें वैसे ही आपके अंदर जो जजमेंट करने की होती हैं, डिसीजन लेने की होती हैं, कुछ काम करने की होती हैं, वो सब वैसे ही पनपती हुई चली जाएंगी। जैसे डॉक्टर डॉक्टरी कैसे करता है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को डॉक्टर समझ करके आप अगर देखेंगे कि हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, कैसे करके हमें व्यवहार करना चाहिए, तो बहुत चीजें उतरती हुई चली जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप किसी भी पेशे में उतर जाओ, ठीक है, तो उसमें अपने आप को ढालना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि एक एक बच्चा गारंटी से कामयाब होगा, बच नहीं सकता। बस मेहनत करने से ही आपको आगे सफलता मिलेगी। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं और आपसे भी मेहनत कराएंगे और बहुत आगे ले जाएंगे। तो इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि हम सब लोग मैनेजर हैं। और जैसे ही ये बात समझेंगे, अब देखिए कि आगे हम कैसे पढ़ा रहे हैं और कितना आपके समझ में आ रहा है। तो आइए श्री गणेश करते हैं। और ये पूरा कोर्स बहुत ही कम फीस में, अदर टीचर तो एक एक सब्जेक्ट का 3,500 हजार लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ही कम फीस में, क्योंकि चेंज होती रहती है इसलिए कोई फिक्स नहीं होती है, लेकिन सबसे कम फीस में सारे सब्जेक्ट और विद वेरी इजी पीडीएफ नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। और ऐप के माध्यम से ये कोर्स पूरा मिलेगा आपको। और ऐप का जो लिंक है प्ले स्टोर पर मिलेगा, कॉमर्स विद संजीव सर के नाम से। ओके, और ये ऑफिस का नंबर है, कोई दिक्कत आए 9719811101। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए आज हम इसका आपको क्लास दे रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं हम आज रिप्लाई नहीं देंगे क्योंकि एक लंबे समय के लिए पहला चैप्टर अपलोड हो रहा है। तो प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसके लिए कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को तैयार करना ये मन बना चुके हैं। और इसको प्रबंधकीय लेखा विधि का परिचय के नाम से पहला चैप्टर रखा हुआ है। ओके, तो ये क्या होती है, चलिए इसको आप जो पेड क्लास ज्वाइन करेंगे उसमें सबसे सरल पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और लाइव क्लास ये मिल ही रही है आपके लिए। और इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस ये आपके सहयोग से बन चुका है, क्योंकि ये अगर गूगल पे भी सर्च करोगे कि सबसे बेस्ट कॉमर्स टीचर इन इंडिया हिंदी मीडियम, तो अपना ही मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं प्रबंधकीय लेखांकन का मूल मंत्र। ये मूल मंत्र का मतलब क्या होता है? मूल मंत्र का मतलब होता है कि किसी भी काम को करते हैं तो उसकी जड़ क्या है। जैसे बड़े वृक्ष पे चढ़ना है तो उसकी जड़ पकड़ के चढ़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है तो मेन पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट यानी मैनेजमेंट अकाउंट के जो मेन फीचर्स हैं, मेन पॉइंट है, जो जड़ है, वो क्या है, वो जिस बच्चे ने समझ ली सब्जेक्ट बहुत इजी लगेगा। तो इसका मतलब होता है प्रबंधकीय लेखांकन का मतलब सीधा होता है प्रबंध और उसका लेखांकन करना। प्रबंध कैसे कहते हैं? प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था करना। जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, इसमें आपके जो घर वाले हैं, अभिभावक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आपको किताबों का प्रबंध कराते हैं, ऑनलाइन कोचिंग का प्रबंध कराते हैं, आपको मोबाइल का भी प्रबंध कराया हुआ है, आपके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। तो अब मुंह से निकला ना व्यवस्था की गई, तो व्यवस्था करना को ही हम क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। और प्रबंध का असली जो शब्द होता है, असली होता है
पिर का मतलब पहले से और बंद का मतलब अनुशासन में बांधने से। यानी किसी भी काम को करने से पहले ईमानदारी के साथ में माइंड को सेट करना क्या होता है? प्रबंध होता है। इसीलिए तो इसे अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है, मैनेज प्लस मेंट। यानी मैनेज का मतलब व्यवस्थित करना और मेंट का मतलब मेंटल कैपेसिटी से। तो क्यों ना अपनी जिंदगी को मैनेज करते हो। दुनिया में सिर्फ तुम्हें एक सीट चाहिए कामयाब होने के लिए, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बस आज से पॉजिटिवता लाइए, 100% कामयाब होना है। क्यों? मेंटल कैपेसिटी का इस्तेमाल कीजिए और तब देखिएगा कितने आगे आप जाते हो। तो मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, इससे मतलब आप समझ गए होंगे। यानी पूरी किताब में हमें कौन सी वस्तु कहां से व्यवस्था करनी है, उसको हम प्रबंध कहेंगे, और उसको विधिवत तरीके से लेखा करना जिससे कि उसका रिकॉर्ड बनता हुआ चला जाए, इसी को हम कहते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। यानी प्रबंध लेखांकन या प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबका मतलब लौट फिर के एक ही है। अब ये क्या है असली मतलब? कितनी आवश्यकता है। यानी किसी भी संस्था को चलाते हैं, किसी भी कंपनी को चलाते हैं, किसी भी फैक्ट्री को चलाते हैं, तो सबसे पहले जरूरत होती है कि किसी भी काम को करेंगे तो हमें आवश्यकता कितनी है। जैसे अब बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है पढ़ने के बाद में जॉब करनी है, तो जरूरत है इस बात की सोचने की कि हमें पढ़ाई कितनी करनी है। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी मैनेजमेंट करेंगे तो देखना होगा कि आवश्यकता कितनी है, और दूसरी आवश्यकता कहां है, आवश्यकता कहां पर है। पता चले कि आवश्यकता कहीं और है और व्यवस्था कहीं और कर रहा है, सब फेल है। लोग कहते नहीं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। होती है भैया, होती है, हार अवश्य होती है। आपका रिजल्ट यहां रखा हुआ है, कोई भी सफलता यहां पर है, और तुम गलत डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तुम मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल सकती। कोई चीज वही मिलेगी जो जहां खोई हुई है। तो ठीक उसी प्रकार से हम किसी भी काम का प्रबंध करेंगे, किसी भी वस्तु का मैनेजमेंट करेंगे, तो ये देखेंगे कि हमें आवश्यकता कितनी है और कहां आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से कहां से प्रबंध किया जाए जिससे कि हमारा कम से कम खर्च आए, और कितना प्रबंध किया जाए। अब आप सोचोगे कि ये कितना प्रबंध किया जाए, कहां से किया जाए, कितनी आवश्यकता है, कहां आवश्यकता है, इन्हीं चारों चीजों को अगर जोड़ दोगे तो समझ लो कि वो प्रबंध लेखांकन अपने आप बनकर के तैयार हो जाएगा। जैसे एक महीने में बिजनेस को चलाने के लिए मान लो 2 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन पूरे महीने में है ना। अब 2 लाख रुपए तुम बैंक से ला रहे हो 9% के ब्याज पे, तो 9% आपको क्या चुकाना होगा? ब्याज चुकाना होगा। लेकिन पूरे महीने में हर दिन तुम्हारे पास में 3,000 रुपए आ रहे हैं, तो भैया इनका अगर 15 से गुणा करेंगे तो 15 या 45,000 तो हमारे पास में वैसे ही आ जाएगा। अब ये 1500 क्यों? एवरेज ले लिया, एवरेज ले लिया, तो तुम्हें 50,000 की तो व्यवस्था करनी ही नहीं है। तुम्हें व्यवस्था करनी है मात्र कितने की? 1.5 लाख रुपए की। और महीने के एंड में नहीं पहुंचोगे तब तक वो अपने आप 50,000 की व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि कहां से प्रबंध किया जाए और कितना प्रबंध किया जाए, कितनी आवश्यकता है और कहां पर आवश्यकता है, ये सब चीजों को देख करके जो सब्जेक्ट तैयार किया गया है उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। चलो इसको और आसान करेंगे, और ये जो यहां पर लिखा है नोट में, ठीक, इस नोट को, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चाहे कोई यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। और जो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है, यूपी की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सरगुजा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, इनमें तो ये पहला क्वेश्चन ही 100% रखा ही होता है, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में रखा हुआ होता है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, और डबल इन्वर्टेड कामा में यही लिखना है। क्या लिखना है? कि व्यवसाय के सफल संचालन हेतु कम से कम खर्च पर समस्त प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर विधिवत लिखना प्रबंधकीय लेखांकन कहलाता है या प्रबंधकीय लेखांकन है। जैसे हमने कहा कि हम लोग मैनेजर्स हैं, जब हम लोग मैनेजर हैं तो हम क्या कर रहे हैं? व्यवसाय के सफल संचालन हेतु कम से कम खर्च पर, यानी ये नहीं है कि व्यवस्था करनी तो बहुत हाई फाई खर्च पे करनी, ना ना, कम से कम खर्च पर समस्त प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना। समस्त प्रकार की मतलब रुपया की, पैसा की, वस्तुओं की, कच्चे माल की, कर्मचारियों की, ठीक है, नौकर की, डेकोरेशन की, सजावट की, दुनिया भर की सारी चीजें हमें मैनेज करनी है और उसको विधिवत तरीके से लिखना भी है। उसी को हम कहते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। अब ये लिखना क्यों है? लिखना इसलिए है कि किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब कहां पर ट्रांसफर में चला जाए, कब ऊपर चला जाए, कब
प्रमोशन हो जाए, तो और जो चैन आ रही है वो उस चीज को मैनेज करती हुई चले, व्यवस्थित करती हुई चले, इसके लिए सारी चीजें लिख ली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये लेखांकन कहलाता है। अब बात आती है प्रबंधकीय प्रबंधकीय लेखांकन या लेखा विधि का अर्थ। ठीक, ये आपको पीडीएफ जो नोट्स हमारे हैं, पहला चैप्टर पूरा परिभाषा और प्लस अर्थ बहुत ही सरल तरीके से मिलेगा। उसको एक बार पढ़ोगे तुरंत तैयार हो जाएगा। फिलहाल परिभाषा आपको यही वाली रटनी है, क्योंकि हम जो परिभाषा लेते हैं एक तो बहुत सरल होती है और दूसरा वो परिभाषा उसके अर्थ में से निकल रही होती है, और वो परिभाषा लेते हैं जो अधिकांश प्रोफेसर के लिए भी याद होती है। ये बेटा बहुत गहरी बात है, हर टीचर ये बात नहीं बताएगा। पता चला कि तुमने बहुत मेहनत से कोई परिभाषा लिखी, प्रोफेसर को वो नहीं आती अगर परिभाषा, मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रोफेसर बहुत बड़े विद्वान हैं, अगर वो नहीं आती है तो वो कभी कभी ये भी सोच लेते हैं कि यार कहीं तुक्के में तो नहीं बच्चे ने लिख दिया अपने नंबर ज्यादा लेने के लिए। लेकिन वो परिभाषा जो लगभग प्रचलित है, अगर वो याद करके जाते हो तो हर प्रोफेसर को पता होता है कि हाँ ये परिभाषा है, तो उस पर वो मार्किंग ज्यादा अच्छी दे देते हैं। ठीक है, और सब ऐसा नहीं करते हैं, मतलब कुछ लोग हैं नंबर भी मतलब के काटते हैं, तो वो काटने से बच जाते हैं। खैर, प्रबंधकीय लेखांकन का जो अर्थ लिखेंगे, जो आपकी कॉपी का फर्स्ट पेज होगा, इस पे शुरुआत तो करेंगे डबल इन्वर्टेड कामा से, जो लिखते हुए चले जाएंगे, ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो, इसके बाद में मतलब सीधे अब शुरुआत करेंगे अर्थ लिखने की। ठीक है, हेडिंग कैसे करके डालना है, ये सब कॉपी लिखना हम सिखाएंगे, उसमें सब आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर भी मैं समझा दूं कि प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ लिखोगे कैसे। प्रबंधकीय लेखांकन को अंग्रेजी में मैनेजमेंट अकाउंट कहते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रबंधकीय प्लस लेखांकन। प्रबंधकीय से आशय किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से लिया जाता है, और लेखांकन से आशय जितनी मात्रा में और जहां से भी हम पूर्ति कर रहे हैं उसको इस उद्देश्य से लिखना है कि आवश्यकता पड़ने पर उसका पूरा रिकॉर्ड निकाला जा सके, पूरा एनालिसिस यानी विश्लेषण किया जा सके, और उसका समय पर वापसी में भुगतान भी किया जा सके। इस उद्देश्य से एक विधिवत डाटा तैयार करने को ही हम प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। और इसे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मैनेजर लोग होते हैं उनके लेवल का इसमें सारा का सारा काम किया जाता है, इसलिए इसे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स भी कहते हैं। अब प्रबंधकीय लेखा विधि एक ऐसी विधि है जिसमें प्रबंधकों के द्वारा पूर्वानुमान लगा करके किसी भी व्यवसाय को अच्छे से संचालित करने हेतु कम से कम खर्च पर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, और जिससे कि प्रतिस्पर्धा से भी निपटा जा सके। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि जैसे हमारी कंपनी है, दूसरी की कंपनी है, कोई और कंपनियां हैं, वो हमसे आगे ना निकल जाएं। और वो हमसे आगे कब निकल जाएंगी, जब हमारी लागत ज्यादा आ रही होगी और उनकी लागत कम आ रही होगी। तो हमें ये भी देखना है कि हमारी कम से कम लागत आए और हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकें। इस उद्देश्य से समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना, व उसको विधिवत तरीके से लिखना और उससे परिणाम निकालना, ये सभी का योग प्रबंधकीय लेखांकन कहलाता है। और इसका जो पीडीएफ आप पढ़ोगे एकदम तैयार हो जाएगा। और यहाँ परिभाषा में डबल इन्वर्टेड कामा में यही वाली लिखेंगे कि लेखों की ऐसी प्रस्तुति जो व्यवसाय को अधिकतम कुशलता प्राप्त करने योग्य बनाती है, प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाती है। अब देखो कितनी सरल है, ये मात्र एक लाइन की परिभाषा है, यहाँ पर तो बड़ा करके लिखा है तो 1.5 लाइन में आ गई है कि लेखों की ऐसी प्रस्तुति जो व्यवसाय को अधिकतम कुशलता प्राप्त करने के योग्य बनाती है। कुशलता का मतलब सफलता ही है, कुछ और थोड़ी नहीं, लेकिन आप कुशलता शब्द यूज करोगे, प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाती है। ये आईसीए लंदन के अनुसार ये डेफिनेशन दी हुई है, यही आप लिख करके आओगे। अब बात करते हैं, चलिए प्रबंधकीय लेखांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार करेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजर अकाउंटिंग फॉर द मैनेजर्स कौन कौन सी हैं, बड़ी अच्छी ये विशेषताएं आपको लगेंगी। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बता दूं, किताब में अगर देखोगे तो मुश्किल से 7-8 हेडिंगें होंगी, लेकिन यहाँ पर हेडिंग्स की संख्या जो हमारे गत क्लासेस थे जिनसे रिजल्ट बहुत हाई गया, उसी तरह से खूब ज्यादा सी होंगी और बहुत सरल होंगी। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, परिभाषा है, वह व्यापारिक निर्णयों का आधार। मैंने कहा ना कि अपने आप को अब मैनेजर समझ लो। जब तुम मैनेजर होगे तो जितने भी निर्णय होंगे, बिजनेस के डिसीजंस होंगे, क्या होगा, इसी अकाउंटिंग के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे।
कि इससे पहले क्या किया था और उससे क्या परसेंटेज प्रॉफिट निकल करके आया था, और अब हम क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे तो कितना प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये स्पष्ट हो गया कि पहली जो विशेषता होती है व्यापारिक निर्णयों का क्या बनती है, आधार बनती है। प्रबंधकीय कार्य होना, ये मैनेजमेंट का वर्क है, मैनेजर का वर्क है। ठीक है, तो दूसरी विशेषता है कि ये प्रबंधकों का कार्य है या प्रबंधकीय कार्य है या प्रबंधक लोगों के लिए मतलब कार्य है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो एमबीए करना, चाहे आप बैंक में जॉब करना, मतलब आधे से ज्यादा मैनेजमेंट तो वैसे ही संभाल जाओगे, बस पढ़ लो दिल से। तीसरे नंबर पे है उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होना। भाई तमाम तरीके की अकाउंटिंग क्यों करते हैं, लेखांकन क्यों करते हैं, जिससे कि उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। हम इतना सब पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद पीडीएफ नोट्स क्यों देते हैं, लिखे लिखाए क्यों देते हैं, उसका सीधा सा है कि उद्देश्य है हमारा कि आप एक बार यहां पर समझ रहे हो और 2 बार अगर पढ़ लिया तो तीसरी बार लिखना है तो इतना पेल के लिखोगे कि कॉपी चेक करने वाला भी समझ जाता है कि हाँ बच्चे में दम है। तो उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होने के लिए ये लेखांकन जरूरी होता है, और लिखना बहुत अच्छी बात होती है। जितना लिख सकते हो लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, मैं आज भी बताऊं, वैसे पूरी टीम लगी हुई है आपकी सेवा में, लेकिन मैं भी अपने हाथों से काफी कुछ लिखने का प्रयास करता हूं। आगे परिवर्तनों के कारणों की जानकारी। अब जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक, वो किस कारण से आ रहे हैं, उनको भी मैनेजर ही मतलब इसको भांपता है और मैनेजर ही इस चीजों को सोचता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये एक विशेषता बन जाती है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है कि परिवर्तन के कारणों की जानकारी हमें इससे पता चलती है। समन्वय की भावना से निर्णय, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सब कोऑर्डिनेशन की भावना से लिए जाते हैं। समन्वय उसके लिए कहते हैं जहां पर किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में अगर कोई असुविधा हो रही है, कहीं कोई दिक्कतें हो रही हैं, कहीं कोई अड़चने आ रही हैं, उनको दूर करना, ये हमारी क्या कहलाता है, ये हमारा समन्वय कहलाता है। आपने देखा है कि इंजन होता है और इंजन में पेट्रोल डाला जाता है, और पेट्रोल इसलिए डाला जाता है जिससे कि उसके अंदर ऊर्जा पैदा कर सके। तो मोबिल ऑयल क्यों डाला जाता है, जिससे कि जितने भी पुर्जे हैं वो सब अपनी जगह पे चलते रहे, जिससे कि उनमें समन्वय बना रहे, उनमें घिसावट कम आए, उनमें रिश्ते अच्छे बने रहे, उनमें जो कार्य है वो लगातार चलता रहे। यही तो कोऑर्डिनेशन है जो एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन वो मोबिल ऑयल की तरह है जो समस्त पुर्जों में, समस्त कर्मचारियों में, समस्त चीजों में एकता बनाए रखता है। ओके, आगे भविष्य की योजनाओं पर जोर। अगर जिसने कल के बारे में नहीं सोचा वो इंसान नहीं है। ओके, और वही अक्सर इतिहास के पन्ने बदलते जा रहे हैं जो अक्सर तूफानों में पलते जा रहे हैं। जिसके घर में समस्याएं हैं, जिनके आगे मतलब परेशानियां हैं, बस वही तो कुछ बनेगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम टूटोगे नहीं, जब तक चोट खाओगे नहीं, तब तक तुम कुछ बन ही नहीं सकते हो। तो ठीक इसी प्रकार से समझेंगे कि ये जो होता है भविष्य की जो प्लानिंग्स होती हैं उस पर जोर देता है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, आगे लाभप्रद व सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव। बहुत सारे विकल्प होंगे, लेकिन निशाना कहां पर लगाना है ये आप इस मतलब जो पिक्चर लगी हुई है इससे देख सकते हो कि सारी चीजें चलती हैं इस दुनिया में। कोई सोचे कि नहीं हमसे पृथ्वी चल रही है, ऐसा भी नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना मकसद है, अपना अपना लक्ष्य है, अपने अपने उद्देश्य हैं, और उन सब को प्राप्त करने में एक निश्चित प्रोसेस से गुजरना होता है जो कि बहुत जरूरी है। तो ठीक इसी प्रकार से ये भी एक इसकी विशेषता है कि लाभप्रद व सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का जो चयन किया जाएगा वो लेखांकन के बेस पे ही किया जाएगा, क्योंकि पुराने इतिहास को भी उठा करके देखा जाता है कि कब क्या गिरावट हुई है, कब मंदी आई है, कब फैशन चेंज हुई है, कितने दिनों बाद क्या चीज चेंज हो जाती है। तो वही सब चीजें हैं कि लोग कितने दिन बाद किससे ऊब जाएंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं, तब डिसीजंस लिए जाते हैं। आगे लागतों को अलग अलग स्पष्ट करना, यह भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा विशेषता बनकर के उभरी है कि इसमें जो कॉस्ट होती हैं, सबको पता है 3 प्रकार की कॉस्टें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये मैं यहीं पर बता दूं बेटा, आगे न्यूमेरिकल्स में हम ये चीज सीखेंगे। पहली जो कॉस्ट होती है वो होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट जिसको हम स्थायी लागत कहते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, ठीक, परिवर्तनशील। और तीसरी होती है हमारी सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, यही 3 कॉस्टों के बेस पे ये पूरा मैनेजमेंट अकाउंट चलेगा। इसे अर्ध परिवर्तनशील कहते हैं। ठीक, अर्ध परिवर्तनशील व्यय। ठीक,
ये 3 प्रकार के खर्चे आते हैं। पहला खर्चा जो फिक्स्ड स्थायी व्यय है, ये बात बताता है कि किसी भी फैक्ट्री में, चाहे फैक्ट्री चले ना चले, लेकिन मशीनों का जो बीमा है, चौकीदार की जो वेतन है, प्लस जो एरिया घेर रखा उसका खर्चा है, वहाँ की लाइटिंग व्यवस्था है, तुम 1 रुपया उत्पादन मत करो, लेकिन वो खर्चे होने ही होने हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल को घर पे परचेज कर लाओ, वो कतई मत चलाना, लेकिन बीमा का जो खर्चा है वो तो है ही है। तो वो व्यय जो चलने से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो होते हैं स्थायी व्यय। वेरिएबल वो होते हैं जिस चीज को हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ खर्चा होता है, जितनी ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा होगा, जितना कम बनाओगे उतना कम होगा। इसको हम कहते हैं क्या, वेरिएबल। जैसे चेयर्स बनाती है कोई कंपनी, प्लास्टिक की चेयर बनाती है, एक चेयर को बनाती है तो 1 किलो प्लास्टिक लगती है, 2 चेयर बनाएगी तो 2 केजी लगेगी, 3 बनाएगी तो 3 केजी लगेगी, 4 बनाएगी तो 4 केजी लगेगी, यानी उसी अनुपात में 100%। ये तो फिक्स्ड होती है और ये 100% कन्वर्टेबल होती है। और सेमी वेरिएबल जो होती है वो होती है जो एक मतलब आधा भाग तो चेंज होती है और आधा भाग चेंज नहीं होती है। जैसे 100 किलोग्राम 1 किलोग्राम प्लास्टिक को पिघलाने में अगर 100 ग्राम गैस खर्च हो रही है, तो 5 किलो प्लास्टिक को पिघलाने में उसकी 5 गुना नहीं होगी, कुछ कम होगी, ठीक है। जैसे हमारे और आपके घर परिवारों में भोजन बनता है, माता जी भोजन पकाती हैं या बहन भोजन पकाती हैं, भाभी भोजन पकाती हैं। अगर मान लो कि अगर 2 लोगों का भोजन बन रहा है, तो अगर 20 ग्राम गैस खर्च हो रही है, तो 4 के बनाने में 30 ही ग्राम खर्च होगी, 40 ग्राम खर्च, मतलब एकदम डबल नहीं होगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। इसको कहते हैं सेमी वेरिएबल। खाना बनाने मत पहुंच जाना, ओके, रहना यहीं। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन होते हैं जो इस तरीके के होते हैं। तकनीकों की खोज करना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा एक क्षेत्र है और फील्ड भी है, विशेषता भी है कि इसमें तमाम तकनीकियों की खोज भी की जाती है कि कौन सी अपनाएं जिससे हमें सफलता जल्द से जल्द मिले। और इसमें कला और विज्ञान दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। क्यों विद्यमान होते हैं? क्योंकि किसी भी काम को कैसे किया जाए ये कला सिखाती है और उसको करने में तमाम निश्चित नियमों का, कायदों का, कानूनों का पालन किया जाता है। इसलिए इसमें विज्ञान के भी गुण है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स है, इसमें कला और विज्ञान दोनों के गुण है, ये विशेषता है इसकी। प्रबंधकों को महत्वपूर्ण सहयोगी तो कुछ कहने की ही नहीं। जितने भी प्रबंधक होते हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही है। आंकड़े तैयार करना, ये तो आप समझ रहे हैं, एक डायग्राम के थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चीजें बदल रही हैं। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो तभी सकारात्मक निकल करके आते हैं जब हम उन सारी चीजों के आंकड़े तैयार करते हैं, ठीक है। आंकड़ा कहते हैं डेटा के लिए, ठीक। और विश्लेषण से समस्याओं का समाधान, ये विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी समस्या को जब बारीक 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 करके जब देखा जाए तो उसे हम विश्लेषण कहते हैं। जैसे आप लोगों को परीक्षा देना है, ठीक, अच्छे से तैयारी करनी है, बस इतना सोच लेते हो, हम लोग विश्लेषण करते हैं। 3 साल पहले क्या पेपर में आया, फिर क्या पूछा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक, 20 नंबर भी आएगा तो ऐसा तो नहीं उसमें 10 नंबर के 2 तोड़ के रख दिए जाएंगे। अगर तोड़ के रखे जाएंगे तो कहां से उठाएगा, कहां रखेगा, बच्चे को कैसे करके लिखाना है, कॉपी जब जाए किसी प्रोफेसर के आगे तो चेक होगी, तो कैसे इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ ये वास्तव में बच्चा ब्रिलियंट है। उसके सामने इतना मोटा बंडल आया कॉपी चेक करने का, उन सब में आपकी कॉपी कैसे अलग बनेगी, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से। फिर वो जब कॉपी चेक कर रहा होगा तो वो क्या बातें सोच सकता है, उसकी क्या नीड्स होगी, क्या चीजें वो ज्यादा पसंद करेगा, इन सब चीजों के बेस पे जब गहन विचार विमर्श किया जाता है, इसी को विश्लेषण कहते हैं। तो समझ गए विश्लेषण? विश्लेषण का मतलब किसी भी काम को करने से पहले खूब बारीक 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 समझना, उसे हम विश्लेषण कहते हैं, अंग्रेजी में से एनालिसिस कहते हैं। आगे रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण करना, फिर ये अगली विशेषता है कि मैनेजमेंट अकाउंट का पूरा जो लास्ट में वर्क होता है वो होता है रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 15 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उम्मीद है कि सब तैयार हो गई होंगी। व्यापारिक निर्णयों का आधार है, प्रबंधकीय कार्य का होना है, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है, परिवर्तनों के कारणों की जानकारी है, समन्वय की भावना से निर्णय लिए जाते हैं, भविष्य की योजनाओं पर जोर दिया जाता है, लाभप्रद व सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का इसमें चुनाव किया जाता है, लागतों को अलग अलग स्पष्ट किया जाता है, लक्ष्य प्राप्ति की महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, तकनीकों की खोज करना होता है, विज्ञान व कला दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, प्रबंधकों को पूर्ण सहयोग होता है, आंकड़े तैयार होते हैं, विश्लेषण से समस्याओं का समाधान किया जाता है, रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण भी इसमें किया जाता है। अब बात आती है कि प्रबंधकीय लेखांकन के क्षेत्र जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
इसको हम ये भी कह सकते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्कोप की अगर बात करेंगे, सबसे पहला जो होता है वित्तीय लेखांकन। इसमें रुपए पैसे संबंधी समस्त लेखांकन को किया जाता है कि पूरे वर्ष भर जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, या कितना आया और कितना चला गया। यानी वित्त संबंधी जो लेखांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है वो वित्तीय में आती है। लागत लेखांकन हमको ये बात बताता है कि किसी भी वस्तु को बनाने में वास्तविक रूप से कितना खर्च आया, जो कोई और अनुमान नहीं लगा सकता, बनाने वाला अनुमान लगा सकता है। जैसे ये जो पेन है किसी कंपनी ने बनाया, हमें तो ये 2000 में मिल गया, तो हमने ये मान लिया चलो ये 2000 है तो इसकी लागत होगी 1500-1600। लेकिन 1500-1600 का इसमें है क्या, क्या है इसमें, कुछ तो नहीं है, सिंपल सा पेन है, इलेक्ट्रिक पेन है। तो कैसे करके आई, अब कंपनी बनाने वाला सब बताएगा कि जो मशीन लगाई उसका कितना बीमा गया, इसको बेचने में कितना एडवर्टाइजमेंट गया, इसको पैकिंग में कितना खर्च हुआ, इसका हमने कहाँ कहाँ कितना कितना व्यय किया। तो सारी चीजें जिसमें होती हैं वो हमारा बनता है लागत लेखांकन। बजटन एवं पूर्वानुमान, किसी भी काम को करने से पहले कितना खर्च होगा, कहां से लाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा, कितने में तैयार किया जाएगा, ये चीज बजट कहलाती है। बजट का सीधा सा मतलब समझ लो कि जितनी बड़ी तुम्हारी चादर है उतने ही पैर फैलाने हैं। ठीक, और पूर्वानुमान का मतलब पहले से अनुमान लगाना। तो ये इसका एक पार्ट है। आगे स्कंद नियंत्रण, स्कंद कहते हैं हम एक प्रकार के स्टॉक के लिए, और स्टॉक उतना ही रखा जाता है अपने बिजनेस में जिससे कि नुकसान ना होने पाए। पता चले कि तुम्हारी बिक्री तो हो रही है मात्र पूरे महीने में 100 यूनिट की, और तुमने अपने गोडाउन में 500 यूनिट भर रखे हैं, तो भैया यहाँ पर तुम्हारे 400 जो यूनिट हैं उनका एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है भाई। ये पैसा कहीं और जगह लगा दोगे तो वहां से मिलेगा। ओके, जैसे एक और अच्छे से एग्जांपल हम देते हैं, कल को आप और में से कोई बिजनेस करे, हमारी जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें हमारे ग्राहक हैं वो 5 लाख रुपए तक की कैपिटल लगा करके, और हमारे यहाँ पर मान लो कि 1 लाख रुपए की अर्निंग दे रहे हैं मंथली। ठीक, अब पता चला कि हमने अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए 5 लाख की जगह पे और रुपया लगा दिया कितना, 10 लाख। अब उस क्षेत्र में इतने कस्टमर ही नहीं है जो इतनी एकदम अप्रोच से बढ़ पाए, संख्या से बढ़ पाए, तो हम 5 लाख की जगह बहुत बहुत अपने यहाँ पर माल भर दें कितने का, 6 लाख का। जो 4 लाख रुपए हैं किसी दूसरे के बिजनेस में लगा दें, बैंक में जमा कर दें, मतलब कहीं पैसा और लगा दें, तो इन 4 लाख रुपए से हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, अर्निंग मिलेगी। बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन है। अपने यहाँ पर बिना फालतू की जो चीजें हम स्टॉक बढ़ाई कर रहे हैं तो उससे नुकसान होगा। यही चीज हमारी स्कंद का नियंत्रण कहलाती है। ठीक है, आगे प्रतिवेदन देना, यानी रिपोर्टिंग के लिए इसे कहते हैं। आगे समंकों का निर्वचन, निर्वचन कहते हैं इंटरप्शन के लिए, यानी उससे डेटा निकालना और उससे फिर बताना कि क्या क्या चीजें हैं। कार्यालय सेवाएं, इसमें जो ऑफिस सर्विसेज हैं वो सब स्पष्ट की जाती हैं। कर लेखांकन, कितनी मात्रा में हमें टैक्स चुकाना है ये स्पष्ट किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण, पूरी अपनी जो कंपनी है, अपना जो बिजनेस है उसका अंदर अंदर का अंकेक्षण की सब कुछ सही है या नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर नोट्स कोई बताए, लेकिन जब तक मैं सबसे पहले पढ़ करके देख नहीं लेता हूँ, भली भांति समझ नहीं लेता हूँ, जितनी भी हेडिंग्स है वो मैं वेरीफाई नहीं कर देता हूँ, तब तक किसी बच्चे के पास में कोई डेटा पहुंच ही नहीं सकता है। ओके, यहाँ तक कि ये जो क्लास यहाँ चल रहा है, इसको जो भी डेकोरेट किया है, जिसने भी किया है, अनिकेत सर ने किया है, लेकिन इसमें देखभाल किसकी है, हमारी ही तो है। तो वही चीज हमारी आंतरिक अंकेक्षण कहलाती है। आंतरिक अंकेक्षण का मतलब है कि बाहरी व्यक्तियों के पास पहुंचने से पहले अपने आप जांच पड़ताल कर लेना। तो ये 9 इसके क्षेत्र हैं, और उम्मीद है कि इसके जो क्षेत्र हैं आपके पास जितने पहुंच रहे हैं किसी के पास इतने नहीं होंगे। तो वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, बजटन पूर्वानुमान है, स्कंद नियंत्रण है, प्रतिवेदन देना, समंकों का निर्वचन, कार्यालय की सेवाएं, कर लेखांकन, आंतरिक अंकेक्षण। अब बात करते हैं अगला कि प्रबंधकीय लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी जो हम ये पूरी किताब पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, इसका मेन मकसद क्या है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं इसके लिए। तो सबसे पहले है व्यापार का सफल संचालन के लिए, यानी किसी भी काम को हमें अच्छे से अगर ऑपरेट करना है तो भाई सारी चीजें हमारी कैसी होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए। कॉमर्स का तो एक रूलिंग भी है, ठीक है, पहले लिख ता पाछे दे, भूल पड़े कागज से ले। पहले लिख ता पाछे दे, इसका मतलब है पहले लिखना है फिर लेन देन करना है। भूल पड़े कागज से ले, अगर किसी प्रकार की भूल हो रही है तो कागज से ले का मतलब कागज में देख लो जो तुमने लिखा है। ये पुरानी कहावत है, जब कॉमर्स का जन्म हुआ होगा तभी हमारे पूर्वजों ने इसके लिए कहा कि पहले लिख
तब पाछे दे, भूल पड़े कागज से ले, यानी कोई भी भूल चूल हो सकती है, हम और आप इंसान हैं, तो भैया लिखे हुए से सारी चीजें मैनेज कर ली जाती हैं। तो व्यवसाय का सफल संचालन प्रबंधकीय लेखांकन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, लागतों को कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोलिंग द कॉस्ट, ये भी इसी की देन है। इससे लागतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे अभी हम बता रहे थे, कैपिटल 5 लाख की जरूरत है, तो 5 ही लाख लगाओ ना, तुम 10 लाख क्यों लगा रहे हैं? 5 लाख रुपया कहीं और इन्वेस्ट कर दो, वहां से अर्निंग होगी। ठीक, तो यही चीजें सीखनी है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु, यानी एक कंपनी का दूसरी कंपनी से जो कंपटीशन चलता है उसको भी खत्म करने हेतु या उससे मुकाबला करने हेतु मैनेजमेंट अकाउंटिंग जरूरी है। ग्राहकों की संख्या व बिक्री में वृद्धि करने हेतु, ये देख रहे हो कि बहुत बिजनेस ऐसे होते हैं जो उतार चढ़ाव में चलते रहते हैं, ठीक है, तब जाकर के सक्सेस मिलती है। तुम्हें भी बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, ठीक है, कि लगेगा कि अरे अब मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही, फिर नीचे अरे किसी की नौकरी नहीं लग रही, क्या करें। फिर तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई, मेहनत करने से सफलता मिलती है, फिर मेहनत करोगे, ठीक, फिर 4 लोग मिलेंगे, कहाँ मर रहा है, क्या मेहनत करते करते किसी की नौकरी लग रही। लेकिन किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए, आप सूरज की ओर देखिए, जो हमने ये डायग्राम बनाया है, वहां जाकर के सक्सेस मिलनी है, तो तुम्हारा फोकस वही होना चाहिए, उससे पहले होना ही नहीं चाहिए। फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती कैसे नहीं बदलती। ओके, तो प्रतिस्पर्धा से सामना करने हेतु यही चीज इसमें है। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करनी हेतु ये भी है इसमें। लागतों को अलग अलग करके कम करना, इससे क्या फायदा मिलता है, जो लागतें हैं इनको अलग अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और आप एग्जाम में इस तरीके की भी डायग्राम्स बनाने का प्रयास किया करो। जैसे ये तो चलो अंग्रेजी में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी मतलब हेडिंग के लिए अगर उसमें 5, 6, 7, 8 हैं, तो इस तरीके के आप बना करके, जैसे यही चीज है, लागत को कम करना है, लागत को कम करना है, लागत में कमी, ठीक, ये बनाया और इसके चारों ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इससे क्या होता है, एक तो पेज भरता है, दूसरा मार्किंग भी अच्छी मिलती थी। इन सब चीजों को देखा करो, ठीक, ध्यान से देखा करो कि हम कैसे कैसे डायग्राम वगैरह डालते हैं, उनका इस्तेमाल किया करो, ठीक। अब किसी भी योजना को अगर लागू करने हेतु आपको कोई काम करना है या लागत को अलग अलग काम करना है, ठीक, तो इन सब में मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही हमारी हेल्प करता है। अभिप्रेरणा भरने हेतु, अभिप्रेरणा कैसे कहते हैं, अभिप्रेरणा वो ईंधन है जो असंभव कार्य को संभव करा सकता है। जैसे अगर किसी भी काम को करने का आपने ठान लिया, मन बना लिया, मोटिवेशन कर लिया कि हाँ मैं इसे कर सकता हूं, तो 100% तुम करके ही मानोगे। इस दुनिया में कुछ भी बेटा असंभव नहीं है अगर तुमने ठान लिया है। बस तुम्हारे लिए करना क्या है, सबसे पहली चीज तो कॉन्फिडेंस रखना है, करेज यानी साहस रखना है, मोटिवेट होना है, सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके लिए क्रिएटिविटी रखना है, और साथ में इंटेलिजेंस यानी अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करना। दुनिया में बेटा कोई भी चीज असंभव नहीं है। ओके, या वहीं से ये उठाया हुआ है, कुछ भी असंभव नहीं है। उत्तर, ये हम आप में भी प्रेरणा भर रहे हैं, ठीक। उत्तरदायित्व को निश्चित करने हेतु ये जिम्मेदारियां, ओके, कि हमारी सफलता है भाई यहाँ पर, तो किसके लिए क्या करना है, ये सबकी अलग अलग जिम्मेदारी को तय करना, ठीक। इससे क्या होता है कि जिसको जो जिम्मेदारी दे दी जाती है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, दूसरे से मतलब ना रखे। तो जब सब लोग अपनी 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 जिम्मेदारी निभाएंगे तो 100% आपको तो कामयाब होना है। जैसे हमारे हिस्से में कॉमर्स पढ़ाने के लिए दिया है ईश्वर ने, उसने कहा बेटा तू कॉमर्स पढ़ा जा करके बच्चों के लिए, तो हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। अब हम सोचे हिंदी भी पढ़ा दें, इंग्लिश भी पढ़ा दें, मैथ भी पढ़ा दें, रीजनिंग पढ़ा दें, नहीं, अपन के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक टीचर एक सब्जेक्ट का अच्छा मास्टर हो सकता है, वो मल्टी चीजों को लेकर के चलता है, तो वो मैं नहीं मतलब मानता इस चीज के लिए कि सारी चीजें आपको अच्छे से करा पाएगा, ठीक है। अब वही चीज आपको है, आपको भी दुनिया में एक फील्ड चुनना है, ठीक, और वो फील्ड चुनिए, उधर ही आगे बढ़िए, 100% सफल होंगे। उत्तरदायित्व को निश्चित करने हेतु यानी किसकी क्या जिम्मेदारी है, ठीक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। तकनीकों के विकास हेतु, तकनीक जैसे आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी डेवलपमेंट हो चुका है, कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही। एक दिन वो था कि एक टीचर के पास स्टूडेंट्स को जाना पड़ता था, और पर डे साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, टेम्पो में बैठ के, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि संजीव सर यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप लोग चाहो तो रजाई में बैठ के, चाहो तो मतलब एसी में बैठ के अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो।
ओके, यही पता नहीं चल रहा है यार मौसम कैसा है, कहाँ क्या है। ये सब चीजें तकनीकी का ही तो विकास है। ओके, जो हमारी लाइव क्लासेस होते हैं उनको बाकायदा तुम वहां से जो भी पूछोगे यहाँ से रिप्लाई भी दिया जाएगा। इस क्लास में तो नहीं, लेकिन और जो क्लासेस होंगे उनमें इस तरीके का होगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी होता है। तो हर चीज में जब टेक्नोलॉजी घुसेगी तो कहीं ना कहीं हम दूसरे से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी इसमें बहुत उद्देश्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। समन्वय रखने के लिए ये तो हमने बताया ही कि एक बड़े से व्यापार को अच्छे से संचालित करने हेतु कई भागों में बांट दिया जाता है, जिसको हम विभाग कहते हैं। अब एक विभाग का दूसरे विभाग से अच्छे से कनेक्शन बना रहे, इसी के लिए हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, समन्वय जिसके लिए कहते हैं। ठीक, तो ये जरूरी है। उचित संप्रेषण हेतु जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो भी इसीलिए है कि जिससे कम्युनिकेशन सभी में आपस में बना रहे। ओके, और ये कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत कुछ इंगित करता है, बहुत कुछ चीजें प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर ये इमोजी देख रहे हो, 1 2 3 4 और 5। ठीक, कौन सी खुशी की है, कौन सी रोने की है, कौन सी टेढ़े मुंह की है। ठीक, ये सब चीजें आपको फीडबैक के थ्रू दिखाई जा रही हैं, यानी आपके मकसद को स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक, कि कहां से क्या हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अच्छी रिपोर्टिंग भी मिलती है और उचित संप्रेषण भी होता है। ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। परिवर्तनों को लागू करने हेतु, परिवर्तन कहते हैं चेंजेस के लिए। जैसे दुनिया में सारे चेंजेस होते हुए चले जा रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को नहीं बदला तो समझ लो विलुप्त होना है। एक पक्षी था हमारे इस पृथ्वी पे जिसका नाम था डोडो। डोडो विलुप्त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जलवायु बदली, यहाँ का मौसम बदला, सारी चीजें बदली, लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं पाया। और जब वो अपने आप को नहीं बदल पाया तो समझ लो कि उसका तो विनाश होना निश्चित था। ठीक इसी प्रकार से लोग कहते हैं एआई आ गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई, तमाम चीजें आ गई और उससे अरे नौकरियां खत्म हो गई। नहीं साहब, हम तो उसी में घुसेंगे, उसी में घुसेंगे, उसी से बनेंगे, उसी से निकलेंगे, उसी में कमाएंगे, उसी में खाएंगे, उसी में सबको एडजस्ट करेंगे। तो समझ लो कि कहीं ना कहीं यार दरवाजे खुले हुए हैं सफलता के। बस करना क्या है, तुम्हें अपने आप को उसमें ढलना है, परिवर्तनों को अपने जीवन में लागू करना है। ओके, आगे लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। ये भी है जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अति अनिवार्य है। आगे ग्राहकों को संतुष्ट करने हेतु जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं संतुष्ट करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, पड़ क्या जाती, पड़ती ही है। इस प्रकार से ये 15 उद्देश्य थे, सबसे ज्यादा है आपके पास, किसी से डेटा कम नहीं है। आगे देखते हैं प्रबंधकीय लेखांकन के जो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रबंधकीय लेखांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रबंध प्लस लेखांकन। किसी भी आवश्यकता की कम से कम खर्च पर व्यवस्था करना, पूर्ति करना, आपूर्ति करना, उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। और लेखांकन का मतलब होता है कि उसको जैसे ही लेन देन किया है फिर उचित स्थान पर लिखना, जिससे कि कल के लिए पूरा रिकॉर्ड तैयार हो सके। इसे हम प्रबंधकीय लेखांकन या प्रबंधकीय लेखा विधि कहते हैं। अब इसके कार्य क्या हैं? जब प्रबंधकीय लेखा विधि पता होगी, प्रबंधकीय लेखांकन पता होगा, कार्य पहले तैयार हो जाएंगे। तो आइए देखो क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला है समंकों को लिखना। समंक किसे कहते हैं? किसी भी बात को स्पष्ट करने वाला अंक क्या कहलाता है? समंक कहलाता है। जैसे आप में से कोई भी बच्चा, एक राम है, रहीम है, ठीक है, इनने लेन देन किए हैं, इनके पैसे जमा है, भैया इसके 5 लाख रुपए जमा है, इसके 3 लाख रुपए जमा है, ठीक है, एक रोहन है, इसके 2 लाख रुपए जमा है, एक रीना है, इसके 10 लाख रुपए जमा है। ठीक, तो कुल मिलाकर के भाई ये सब जो पैसे जमा है कहीं ना कहीं तो लगाए होंगे, तो वो कहां कहां लगाए गए हैं? क्यों? इनके पैसे जमा, इनको भी तो उसके बदले कुछ ना कुछ देना है, तो वो कहां लगाए होंगे? इसके लिए जो डेटा तैयार किया जाता है उसी को हम कहते हैं समंक। तो समंक किसी भी चीज को स्पष्ट करने वाला भाग अंक होता है। इसको कई तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से भी दिखाया जाता है, ठीक है, तमाम तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आपने कंपनियों के आंकड़े देखे होंगे, तो ये कंपनियों के क्या कहलाते हैं? आंकड़े। दूसरा, वैधानिकताओं को लागू करना। वैधानिकता कहते हैं जो कानून के अनुसार है। प्रबंधकीय लेखांकन के बेस पे ही जो निश्चित नियम होते हैं, जो मतलब कायदे कानून होते हैं, उनको भी बिजनेस में लागू किया जाता है।
पहला आंकड़े तैयार करना, दूसरे जितने भी नियम हैं, तो जितनी भी कंपनियां हैं वो सब रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार ही चलती हैं, उससे बाहर नहीं जाती हैं। तो वैधानिकताओं को भी लागू करने का कार्य होता है। साधनों में समन्वय लाना। साधन कितने होते हैं? 5 साधन है उत्पत्ति के: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। पांचों में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन लाना। ओके, भूमि है, पूंजी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। भूमि भी है, पूंजी भी है, श्रम नहीं करना, कुछ नहीं कर सकते। भूमि भी है, पूंजी भी है, श्रम भी है, साहस नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस चारों है, बस इकट्ठा कर दो, जो संगठन बन जाएगा, उत्पादन शुरू। तो इसी तरीके से आपको इसमें समझना है कि हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें जितने भी संसाधन हैं उनको कैसे कैसे करके व्यवस्थित किया जाए, कितनी मात्रा में व्यवस्थित किया जाए, जिससे कम से कम लागत पे अधिक से अधिक प्रोडक्शन निकल करके आए, वही चीज तो हमारी कहलाती है साधनों में समन्वय। आगे है संप्रेषण क्रिया प्रभावी बनाना, कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं, यानी जल्दी से सूचना। जैसे आज के समय में पूरे देश में कहीं घटना घटित होती है, अरे फौरन यूट्यूब है, फेसबुक है, ठीक है, और ट्विटर है, और तमाम और जो सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से, ठीक है, और सब कुछ तुरंत पता चल जाता है। तो ये क्या है? संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी हो रही, कम्युनिकेशन हो रही। ठीक इसी प्रकार से कंपनी का भी होना चाहिए। आपने देखा भी होगा एग्जाम्पल के रूप में, किसी कंपनी से कोई लेन देन करना, बस मोबाइल नंबर दे देना, उस कंपनी का कोई भी ऑफर होगा, बेटा तुम सो के उठो ना उठो, लेकिन वो कंपनी पहले से ही दे रही होगी कि बेटा रतनलाल तुम जल्दी से आज हमारे यहाँ से कोई सामान खरीदो और तुम्हें हम इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? संप्रेषण क्रिया को प्रभावी ही तो बनाना है। जैसे हमारे यहाँ पर भी कहना ही नहीं होता है। जो बच्चे समझदार हैं, जिनको अपने अच्छे से पढ़ाई करनी है और जो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो बकवास नहीं करते हैं कि हमें फ्री पढ़ा दो, हमें ये कर दो, वो कर दो। उन्हें पता है, ठीक, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। सॉफ्टवेयर चल रहा है, टीम लगी हुई है, टीचर भी लगा हुआ है, तो फीस तो जाएगी, ये तो कंफर्म है। तो वो बकवास नहीं करते हैं। क्यों? उनको पता है कि कहीं ना कहीं हमें मकसद पैसा नहीं है, हमें मकसद कामयाब होना है, हमें नॉलेज का है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनके लिए तमाम चीजें ऐसी हैं कि हम बीमार पड़ गए, बहुत गरीब परिवार से हैं, हम ये हैं, वो हैं, दुनिया भर की चीजें, समझ लो कि आप वो कामयाब होना नहीं चाहते। ठीक, मैं तो यही मानता कि वो कामयाब होना ही नहीं चाहते। कारण एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, भाई प्रोसेस से तो गुजरना ही होगा। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी कंपनी है, वो संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी इसीलिए बनाती है कि एक साथ जो मैसेज जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वो वहां पहुंच जाए, और इसके बाद में जो सूचनाएं मिल रही हैं उनको बारीकी से अध्ययन करके और दूसरी कंपनियों से आगे निकला जाए। जैसे आप लोग अपने क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनसे अगर आगे निकालना है, तो जाहिर सी बात है, या तो उनसे बहुत ज्यादा पढ़ोगे या उन्हें पढ़ने नहीं दोगे, भाई तभी तो आगे निकलेगा। ठीक है, नटखट स्वभाव के होते हैं, वो कहते हैं चल तू कहाँ पढ़ रहा है, पढ़ाई के चक्कर में पढ़ रहा है, रात भर फिर पढ़ाई करते हैं। तो ये सब स्टूडेंट लाइफ में होता है। ठीक, तो इनसे सबसे कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी सारी बातों का गहनता से अध्ययन करना होगा, जो कि हमारा सूचनाओं का क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता भी है। पूर्वानुमान लगाना, इसमें ये चीजें होती हैं कि कोई भी कंपनी है, कोई नया प्रोजेक्ट लाती है, तो लोग कितना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी पूर्वानुमान लगाने से रिलेटेड होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, तो इस तरीके के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, वो तमाम मेंबर्स के साथ में बैठ करके और मीटिंग करते हैं, सबकी राय मशवरा लिया जाता है, और जाकर के तब कहीं ना कहीं सारे डिसीजंस मिलकर के तब निकल के आता है कि हाँ, क्योंकि एक व्यक्ति का डिसीजन हो सकता है गलत हो, 2 का गलत हो, लेकिन जब सारे लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये रखते हैं, तो उससे पूर्वानुमान लग ही जाता है। ठीक है, प्रभावी मानवीय प्रबंध करना ये भी है। जो प्रभावी का मतलब जो प्रभाव छोड़े, मानवीय का मतलब मनुष्यों का, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट, यानी इसमें यह चीज हो गई कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, जिससे कि वो सारे काम अपनी जिम्मेदारी से निभा सके। तो ये चीज हमारी प्रभावी मानवीय प्रबंध करना कहलाती है। ये भी इसका कार्य है। कर्मचारियों को प्रेरणा देना, हम इतनी प्रेरणा आप लोगों को देते हैं, और ये फैक्ट है कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, और मैंने इस बात की कसम खाई है कि जो बच्चा ये चाहेगा कि हाँ मुझे जिंदगी में कामयाब बनना है, मैं उसे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बस मेहनत उसकी है, और किस्मत भी
किसी और की नहीं है, उसके हाथों की है। क्योंकि हम लोग सोच लेते हैं यार हमारी किस्मत में नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो मेहनत करने से ही मिलती हैं। और कहते नहीं कि रोक घड़ी की सुइयां लो पर समय नहीं रुक सकता है, बदल हाथ की रेखाएं लो भाग्य बदल नहीं पाता है। तो यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी हैं जो करने से मिलती हैं। अगर ये क्लास हम अच्छे से ना दे रहे होते तो आपके पास तक कैसे यहाँ तक, मतलब आप देख रहे हो लगभग में 35-40 मिनट का क्लास हो चुका है, आप कैसे रुक पाते, कैसे रुक पाते? ये प्लानिंग ही तो। और देखो कहीं देख के नहीं पढ़ा रहे, समझाते हुए चल रहे हैं। अब ये प्री प्लान है तो ये है, नहीं तो पहले व्हाइट बोर्ड पढ़ाते थे तो लिख लिख के हेडिंग्स को पढ़ाते थे। तो इजी हुआ है, आसान हुआ है, ठीक है, पहले की अपेक्षा। और अब ये है कि जो ऊर्जा है उसको कहां पर लगाया जाए तो लगा रहे हैं, ठीक। तो इसी तरीके से मोटिवेट रहिएगा, ठीक, अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत होने दीजिएगा, ठीक है। हानियों को रोकना, हानियां किसे कहते हैं? अरे अवांछित कार्यों को हानियां कहते हैं, जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो गई, ठीक। और इसमें दो प्रकार की हानियां होती हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब जो नेचुरल है, होनी होनी है। जैसे अगर मान लीजिएगा कि 100 केजी सरसों है, अगर इससे आप ऑयल निकालते हो तो इसकी खली और ऑयल को निकालने के बाद में अगर तोलोगे तो दोनों का टोटल 98 केजी रुकेगा जाकर के। 2 केजी कहाँ चला गया? उड़ गया, बांस बन के, प्राकृतिक रूप से वो तो चला ही जाना था, तो ये तो हमारा उड़ गया। अब पता चला कि वहां के कर्मचारी ऐसे हैं नालायक जिन्होंने लापरवाही कर करके और नुकसान कर दिया। यानी जाता 2 किलो लेकिन पता चला 96 किलो ही अब निकल करके आ रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है? कृत्रिम है। जैसे एक और अच्छा एग्जांपल देते हैं, एक हीरो की बाइक है, थोड़ी देर के लिए हीरो वालों का ही चलो बात कर लें। हीरो की बाइक है, सबका एवरेज मान ला कि 55 किलोमीटर का माइलेज है, पर लीटर का है, पर लीटर का एवरेज है, ठीक। कोई कहता है हमारी 54 किलोमीटर चल रही है, कोई कह रहा है 53 चल रही है, कोई कह रहा है हमारी 56 किलोमीटर चल रही है, कोई कह रहा है 57 किलोमीटर चल रही है, लेकिन एवरेज मान लिया 55। और उसमें एक आए मान लो हमारे एक्स भाई, वो कह रहे हैं भाई हमारी 50 किलोमीटर ही 1 लीटर में चल रही। तो ये क्या है? ये इसके चलाने का तरीका गड़बड़ होगा या उसमें कोई फॉल्ट होगा, ठीक है। दो में से तीसरा कोई नहीं है। तो इस तरीके से हानियों को रोकने का प्रयास किया जाता है, यानी पता लगाया जाए कि गाड़ी में फॉल्ट है या चलाने में फॉल्ट है, दोनों में से कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तुरंत उसको रोका जाए, ठीक है। इसके बाद प्रतिस्पर्धा से निपटना। आज के समय में सबसे ज्यादा कंपनियां इसी से जूझ रही हैं। प्रतिस्पर्धा कहते हैं जिसको, कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन के चक्कर में बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो बर्बाद हो रही हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर वोडा है, आइडिया है, मर्ज हो गए। क्यों हो गए? कंपटीशन को खत्म करने के लिए, जियो कंपनी से टक्कर लेने के लिए। लेकिन एयरटेल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है, ये भी है फैक्ट। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विसेज बड़ी स्ट्रांग है। जो सर्विस अच्छी देगा, जाहिर सी बात है कि मार्केट का बाबू बनेगा। आगे है महत्वपूर्ण व उपयोगी निर्णय लेना। ये भी इसी का, प्रबंधकीय लेखांकन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि कौन सा डिसीजन लिया जाए और किस टाइम पे लिया जाए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण उपयोगी निर्णय है। सभी में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, ठीक है। नवीन तकनीकों को लागू करना, ये इसके कार्य हैं। देखो हमने कितने कार्य दिए हैं आपको, किताब हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों की सत्यता जांचना, कोई भी डेटा है क्या सही भी है या नहीं भी है। जैसे हम कह देंगे नहीं हमारे यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब तक हमारे स्टूडेंट ना कहें तब तक कैसे मान लोगे संजीव सर के यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एक वीडियोस देखना कि बीकॉम की कॉपी कैसे लिखे हैं। बच्चों के जो रिजल्ट आए हैं, मैंने नहीं कहा, मैं किसी बच्चे से नहीं कहता, जो बच्चे पेड क्लास में ज्वाइन होंगे उन्हें खूब अच्छे से पता है कि मैं अपने यहाँ से कोई भी कमेंट नहीं कराता कि तुम बेटा कोई कमेंट कर दो, ठीक है। तो वहां से बच्चों ने जब खुद ही डाला कि इस तरीके का रिजल्ट आया, तो आपको पता है रिजल्ट हमारा कितना बड़ा, हमारा जो गर्व से सीना है इतना चौड़ा हो गया कि हमने उसी समय ये धारणा बना ली कि अब और मेहनत करेंगे और आगे बच्चों को ले जाएंगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती हैं, हम लोगों के लिए आगे बढ़ाती हैं। मोटिवेशन जरूरी है। इतनी देर हो गई हमने एक बार भी नहीं कहा आपसे कि हमें लाइक कर दो, हमें सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मकसद क्या है? मकसद ये है सबसे अच्छा कंटेंट देना। जब यूट्यूब पर आप देखोगे या पेड क्लास में जुड़े हुए हो, जब सबसे अच्छा मिलेगा तो मजबूरी होगी। तुम्हारी हमारे बीच में कोई लड़ाई या नफरत तो है नहीं जो हमारे लिए डिसलाइक मारोगे। जाहिर सी बात है कि जहां कुछ मिलता है बच्चे भी उस चीज के लिए स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं तकनीकियों को लागू करना है, आंकड़ों की सत्यता को जांचना है, तुरंत निर्णय, क्विक डिसीजन। दुनिया में जिसने सही समय पर डिसीजन नहीं लिया, समझ लो कि वो फेल है। किसी भी फील्ड में उतर रहे हो, क्विक डिसीजन लो। जैसे
कहीं पर भी कोचिंग लगाना है सबसे पहले लगाओ। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि बाद में पैसा भी जाएगा, टाइम पर्याप्त नहीं मिल पाएगा, समस्याएं तमाम आएंगी। ओके, और रिजल्ट गड़बड़ाएगा, हौच पौच होगा मामला। जो टीचर शुरू से पढ़ाता है फिर लास्ट में जब तुम जुड़ते हो उससे, वो अपने मन की सारी चीजें मजबूरी में भी फिर वो घास काटता है। ठीक, तो इसलिए क्विक डिसीजन लीजिए, अच्छे डिसीजन लीजिए। ये कतई मत लीजिए कि नहीं संजीव सर का ही क्लास ज्वाइन करना, जो अच्छा लगे आपको इंडिया में, बस अपना काम तो सही चल रहा है। ठीक, क्योंकि जितने एडमिशन लेने होते हैं सबसे पहले भर जाते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है इस बात की किसी बच्चे के पीछे पड़ने की। लेकिन आप एक अच्छे गाइड करने वाले के लिए जरूर चुन लीजिएगा। ये हमारी सलाह है और बिना मांगे सलाह है, इसको जरूर फॉलो कीजिए। जिंदगी में ये जो गोल्डन टाइम चल रहा है दोबारा नहीं आएगा। ओके, आगे वैधानिक जरूरतें पूरी करना, ये भी इसका कार्य है। किसका? मैनेजमेंट अकाउंट का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 16 कार्य हमने बताए, आप 12 लिख देना, 11 लिख देना, 10 लिख देना, सबसे ज्यादा लिखे हुए होंगे आपके। ठीक है, आगे प्रबंधकीय लेखांकन की जो तकनीकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे चैप्टर्स हमें आगे पढ़ने हैं, और ये सब हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। जिसमें सबसे पहली जो यहाँ पर दी हुई है वो है वित्तीय नियोजन, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग जिसको हम कहते हैं। थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना कि तुम्हारे बिजनेस में 5 लाख की जरूरत है, तुमने 10 लाख लगा दिया। अरे भैया इस 5 लाख को कहीं और लगा देते, 5 लाख से ही तुम्हारा बिजनेस अच्छा खासा चलता रहता। ये वित्तीय नियोजन है। वित्तीय विश्लेषण का मतलब है कि बारीकी से अध्ययन करना कि कितने वित्त की आवश्यकता है, कहाँ से लगाया जाए, कहाँ सेट किया जाए। वित्तीय विश्लेषण है। बजटरी या बजट बनाकर नियंत्रण, ये न्यूमेरिकल एक आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, इसका न्यूमेरिकल में कराऊंगा। फिर माप लागत, ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी इसे कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमांत लागत एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, बच नहीं सकता है। एक सेकंड, चलिए। और इसके बाद में सीमांत लागत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यहां से 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाते हैं कभी कभी, और एक तो 100% कंफर्म है ही है, तो यहां से आना ही है, इसको पक्का कर लीजिए। सीमांत लागत लेखांकन, ये क्या होता है? सीमांत लागत का मतलब सीमा का अंत। ये सीमा का अंत क्या होता है? हर कंपनी का टारगेट होता है कि वो 10,000 यूनिट अगर कोई चीज बना रही है, तो 10,000 में जैसे ही एक एक्स्ट्रा बनाएगी, तो यहां जो 10,000 बना रही है, इसमें 2 प्रकार की लागतें होंगी, फिक्स्ड होगी प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगी। लेकिन जब वो 10,000 से अतिरिक्त जितनी भी बनाएगी, इसमें केवल वेरिएबल खर्चे आएंगे। वेरिएबल का मतलब परिवर्तनशील आएंगे, फिक्स्ड वाले खत्म हो जाएंगे। ये जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे एक कंपनी है 10,000 मोबाइल बनाती है, तो एक मोबाइल को बनाने में 100 रुपए फिक्स्ड का चार्ज है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और प्लस 9,900 ये वाला चार्ज है, वेरिएबल है। तो जैसे ही वो 10,000 से अगला यूनिट बनाएगी, तो फिक्स्ड की तो पूर्ति ऊपरी हो गई। अब केवल और केवल ये वाले खर्चे हैं, ये आएंगे और नहीं आएंगे। लागत लेखांकन ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, दूसरी तरीके की होती है ये, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। निर्णय लेखांकन डिसीजन से संबंधित होती है। प्रबंध सूचना विधि इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। कोष प्रवाह विवरण न्यूमेरिकल आएगा। नियंत्रण लेखांकन यह आ सकता है, ठीक है। और सांख्यिकी चार्ट अथवा ग्राफ तकनीकी ये भी एक होती है, जो आप इधर देख रहे हैं। ऐसा ग्राफ आपको बना करके आना है पेपर में, ओके, जिससे मार्किंग आपकी अच्छी आए, ठीक है। और इसके बाद में रोकड़ प्रवाह विवरण, ये न्यूमेरिकल में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर है अंकेक्षण रिपोर्टिंग, इसमें ऑडिटिंग का जो सारांश निकल करके आता है वो होता है। उत्तरदायित्व लेखांकन में ये दिखाया जाता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, और किसी भी काम को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उसको निकालता है। पुनर्मूल्यांकन लेखांकन, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग किया जाता है। तो इनमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल में हमें सीखने ही सीखने हैं। तो ये सबसे अच्छा आपको हमने खूब अच्छे से यहाँ डाटा दिया है बेटा, और इस डेटा को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही काम का ये डेटा है आपके। मच्छर भी बैठ जाए तो सेंसर इतना हाई है इसका। तो इस तरीके से इन्हें तैयार कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और इन हेडिंग्स को अच्छे से तैयार कीजिए जिससे सबसे ज्यादा हो। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो टेक्निक्स हैं वो सामने हैं आपके, और
इनमें से करीब 15 हमने दी हैं, तो 12-14 तो अच्छे से होने चाहिए। अब प्रबंधकीय लेखांकन का महत्व या लाभ जो ये बताता है कि प्रबंधकीय लेखांकन हम क्यों कर रहे हैं, उसके सबसे बड़ा मकसद क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं इसके, क्या हमें लाभ मिलेगा इसको करने से। तो उद्देश्य से मिलते जुलते लाभ होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि अधिकतम लाभ मिलना है, यानी किसी भी काम को करने से पहले कंपनी का सीधा सा मकसद होता है सर्विस देना, लाभ कमाना। तो यहां पर सबसे पहली बात आती है कि प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। और आप भी इस तरीके के डायग्राम जो गर्ल्स हैं वो तो बहुत अच्छे से बना सकती हैं, बॉयज हैं वो भी मतलब अच्छे से बना सकते हैं, किसी से कम थोड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो गर्ल्स होती हैं उनकी आर्ट बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी ड्रॉ कर देंगे। इससे रिलेटेड कम से कम कोई 2-4 डायग्राम आप किसी बच्चे ने बनाए नहीं होंगे, तुम बना के आ रहा है तो जाहिर सी बात है भाई, कॉपी चेक करने वाले पे कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, और किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% उसमें मिलता ही मिलता है, ठीक है। और ये पूरा कोर्स तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे ही, लेकिन पहला चैप्टर भी बड़े दिल से पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आराम से समझते चलो। तो प्रबंधकीय लेखांकन का पहला जो इंपॉर्टेंस के हैं, एडवांटेजेस के हैं, लाभ कहें, फायदे कहें, अधिक से अधिक लाभ कमाना है या मिलना है। संसाधनों का उचित प्रयोग, ठीक है, अच्छी ग्राहक सेवा करना, प्रतिस्पर्धा का सामना करने में आसानी होना, लागतों को कंट्रोल करना, श्रमिकों से मधुर संबंध होना। कहते नहीं कि जिस कंपनी के अगर श्रमिक संतुष्ट नहीं है वो कंपनी लंबे समय तक मार्केट में नहीं चल पाएगी। क्यों? बहुत कुछ डिपेंड करता है श्रमिकों के ऊपर। नुकसान होने की संभावना को कम करना या समाप्त करना, यह भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की देन है, ठीक है। और कर्मचारियों को बीच बीच में मोटिवेट करना, जैसे हम आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में मोटिवेट करते हैं, इसी तरीके से अगर कभी भी मैनेजर बन जाओ, ठीक, किसी भी अगर फील्ड में आप गए, कहीं आपने एमबीए वगैरह कर लिया, ठीक है, और करने के बाद में कर्मचारियों को आप अपने बिहाफ से बहुत कुछ खुश कर सकते हो, बिना कुछ दिए भी खुश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पद की गरिमा इतनी होती है कि वहां से बहुत कुछ आशाएं होती हैं, तो उनसे आप कर्मचारियों के लिए मोटिवेट कर सकते हो, उन्हें काम में लगा सकते हो। व्यापारिक चक्रों में सुरक्षा, सटीक पूर्वानुमान में उत्साह, ठीक है, ये सब चीजें इसी की मतलब लाभ मिलते हैं हमारे लिए। प्रभावी निर्णय लेने में उपयोगी होता है। संस्था की ख्याति में वृद्धि, यानी प्रसिद्धि में भी वृद्धि होती है। और ये एक साइकिलिंग है, इसको अगर बना दिया आप तो इससे भी अच्छा रहता है, ठीक। 1-2 साइकिलिंग भी इस तरीके की सीख लो बनानी, जो कि हम आगे सिखाएंगे भी। जैसे हम भी बहुत कुछ चीजें चेंज करते हुए चले जा रहे हैं। जैसे शुरुआत में जो क्लासेस होते थे, हर साल अपडेट करते चलते हैं, और इस बार भी बहुत कुछ अपडेट करके चल रहे हैं। आप यकीन मानना कि पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कंटेंट दूंगा जो किसी के पास होगा ही नहीं, ठीक है। और वो भी सबसे कम फीस में दूंगा। बस ऑफिस का खर्चा निकल आए और जो कर्मचारी लगे हैं उनका खर्चा निकल आए, बाकी अच्छे से सर्विस करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रबंधकीय लेखांकन के जो दोष हैं, डीमेरिट्स कहें या लिमिटेशंस कहें, वो कौन कौन सी हैं? समय की बर्बादी, खर्चीली व्यवस्था, समस्या समाधान में सूचनाएं मात्र, इसका विस्तृत क्षेत्र होना, अधिक ज्ञान की आवश्यकता होना, अधिक संसाधनों की जरूरत होना, मनोवैज्ञानिक रूप से कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध होना, छोटे व्यापारों में तो अनुपयोगी, निर्णय लेने में प्रबंधकीय लेखांकन की भूमिका। तो यहाँ पर जो 8 हमने हेडिंग्स दी हैं इनके दोषों की। और भाई अच्छाई की ही बात की तो हमने अच्छाइयां 16-17 गिना दी, दोष की बात की तो दोष इसके कम दिखाएंगे। क्यों? हमें ये भी तो रखना है कि भाई ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस तरीके से ये दोष है। अब बात करते हैं निर्णय लेने में प्रबंधकीय लेखा विधि की भूमिका, क्या इंपॉर्टेंस है, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो क्या इसका महत्व है। तो बेटा सबसे पहला है शीघ्र एवं सही निर्णय, कि हम कहां पर किस चीज का कैसे मैनेज करें। ये प्रबंधकीय लेखा विधि के माध्यम से ही स्पष्ट होता है। जैसे इधर हमने एक पिक्चर भी यहां पर डाली है, ये कपड़े बनाने वाली एक मशीन है, कहां पर कौन सा धागा लगाएंगे तो क्या सुंदरता निकल करके आएगी, ये कपड़ा बनाने वाले का एक मकसद होता है। ठीक उसी प्रकार से जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट को देख रहा है, उसका उद्देश्य होता है कि सारी चीजें व्यवस्थित कैसे होंगी। तो इसके लिए शीघ्र और सही निर्णय उसे लेने होते हैं, जो कि प्रबंधकीय लेखांकन की हेल्प से लिए जाते हैं। बनाओ या खरीदो का निर्णय, यानी किसी भी चीज के लिए हम दूसरे से परचेज करें या अपने आप बनाएं, तो इसमें जो डिसीजंस हैं प्रबंधकीय लेखांकन के बेस पे ही लिए जाते हैं। जैसे
मान लो थोड़ी देर के लिए मैं जो भी क्लोथ्स पहना हूं, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी धागा बनाए, धागा से कपड़ा बनाए, कपड़ा से फिर सिलाई वगैरह करा करके एक शेप दे करके और रेडीमेड वस्त्र तैयार कर दे। दूसरा तरीका यह है कि बना बनाया कपड़ा खरीद ले और वर्ष से वस्त्र बना करके तब बेच दे। तो क्या बनाना है, क्या खरीदना है, इसका निर्णय लेना नहीं, किसमें ज्यादा कंफर्ट रहेगा, किसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, ये डिसीजन लेना भी इसी का वर्क है। मूल्य परिवर्तन का निर्णय ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु है उसका जो भी मूल्य आ रहा है उससे अगर बढ़ता है तो खरीदने वाला एक बार को रोकता है अपने आप के लिए। तो मूल्य परिवर्तन का जो निर्णय है वो भी इसी के बेस पे लिया जाता है। परियोजनाओं का चुनाव यानी प्रोजेक्ट कौन सा चयन किया जाए, कौन सा नहीं, वो भी इसी के बेस पे चुना जाता है। और नए उत्पाद का आरंभ करना, जैसे कोई कंपनी है पहले कुछ बना रही थी फिर बाद में कुछ और बनाए, ठीक, तो इसके लिए भी इसकी जरूरत होती है। क्रिया का सर्वोत्तम स्तर भी इससे मिलता है, अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण भी इससे मिलता है। अब बात आती है, चलो ये तो हो गए, अब लागत लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन में अंतर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले इसका अर्थ के देखेंगे। लागत लेखांकन किसी उत्पाद की लागत का निर्धारण करने की तकनीकी है और प्रबंधकीय लेखांकन प्रबंध को उपयुक्त निर्णय लेने हेतु समंको के प्रस्तुतिकरण से संबंधित तकनीकी है कि क्या डिसीजन लें क्या ना करें, वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। लागत लेखांकन का जो उद्देश्य है, जो वस्तु बना रहे हैं कितनी लागत आए ये है, और प्रबंधकीय लेखांकन का उद्देश्य है कि किसी भी काम को कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करके किया जाए। क्षेत्र, लागत लेखांकन का जो क्षेत्र है वो सीमित है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, ठीक है। यहाँ पर प्रयुक्त सूचनाएं, लागत लेखांकन में केवल उन्हीं सूचनाओं या लेन देनों पर विचार किया जाता है जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रबंधकीय लेखांकन में पारमाणिक है, व्यावहारिक है, सामाजिक है। मैंने थोड़ी देर कहा नहीं कि कभी भी मैनेजर बन जाओ तो कर्मचारियों से एक व्यवहार दिखाना होता है, ठीक है। तो ये उसमें ये चीजें भी शामिल हैं, ठीक है। विकास, लागत लेखांकन के विकास का संबंध औद्योगिक क्रांति से लिया जाता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन पिछले 40 वर्षों में ही विकसित हुआ है, उससे पहले नहीं था। पहले मैनेजर्स नहीं हुआ करते थे, बस मालिक ही हुआ करता था बिजनेस का। प्रकृति, लागत लेखांकन मुख्यतः विगत एवं वर्तमान से संबंधित तथ्यों पर ही आधारित होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन भविष्य के तथ्यों का भी विवेचन करता है कि भविष्य में क्या घटनाएं घटित होंगी, ठीक है। आगे है सिद्धांतों का अनुसरण। लागत लेखांकन में विभिन्न उत्पादों की लागतों का अवलोकन करने के लिए कुछ सिद्धांतों क्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन में प्रतिवेदन यानी जो रिपोर्ट देना होता है, किसी विशेष सिद्धांतों और क्रिया विधियों का अनुसरण इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों में अंतर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर, और पर्याप्त है, ये 2 पेज भर जाएंगे, उम्मीद है ये। अब प्रबंधकीय लेखा विधि तथा लागत लेखांकन में कुछ समानताएं भी हैं, ठीक, और इन दोनों में या तो अंतर पूछ लिए जाते हैं या समानताएं पूछ ली जाती हैं। तो समानताएं क्या है? आंतरिक प्रबंध में दोनों का उपयोग किया जाता है। आंतरिक प्रबंध का मतलब संस्था के अंदर का जो मैनेजमेंट होता है, अंदर का जो प्रबंध होता है, उसमें उपयोग किया जाता है। कर्मचारियों पर कंट्रोल किया जाता है। भूतकालीन तथा भावी अनुमान में इसका इस्तेमाल करते हैं। निश्चित पद्धति होती है। व्यापारिक अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, यानी जो अच्छे से डिसीजंस होते हैं। व्यवसाय का सफल संचालन भी इसके माध्यम से किया जाता है। लागत को कम करने में दोनों सहयोगी हैं। प्रतिस्पर्धा में दोनों का उपयोग किया जाता है। तो ये इनमें समानताएं हैं। तो उम्मीद है कि अंतर भी देख लिए और समानताएं। अब वित्तीय लेखांकन तथा प्रबंधकीय लेखांकन में भी अंतर देखा जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो वित्तीय लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन में जो अंतर है, पीडीएफ के माध्यम से बहुत इजी लगेगा। और यहाँ पर भी हमने अंतर दिए हैं, 9, 10, 11, 12, 15 अंतर यहाँ पर आप लोगों को दिए हैं। तो ये एक सेकेंड, तो ये 15 अंतर हैं। कितने भी भूलोगे 10-12 तो तब भी रह जाएंगे तुम्हारे पास में, तो इनको भी अच्छे से समझ लेंगे। उद्देश्य, वित्तीय लेखांकन का जो मूल उद्देश्य है व्यवसाय के लेन देनों को सिद्धांतों के आधार पर लिपिबद्ध करना है, जिससे कि परिणामों का पता चल सके, जबकि इसका उद्देश्य प्रबंधकों के लिए सूचनाएं देना है। विषय सामग्री, इससे संस्था की संपूर्ण व्यावसायिक जो क्रियाएं हैं उनका परिणाम एक साथ में प्रकट होते हैं, लेकिन उनमें अलग अलग प्रकट होते हैं। इसका जो संबंध है ऐतिहासिक घटनाओं, भूतकालीन के अभिलेखन से है, जिसमें उन्हीं व्यवहारों का लेखा होता है जो वास्तव में हो गए हों, लेकिन इसमें भविष्य में कुछ और भी घटना घटित हो सकती हैं, उनको भी शामिल कर लिया जाता है। कुछ व्यवसाय में कानूनी रूप से यह अनिवार्य है, क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन वो नहीं है, इच्छा है,
बिजनेस के मालिक की कि वो इसे अपनाता है या नहीं अपनाता है। शुद्धता, इसमें केवल वास्तविक आंकड़ों का लेखा किया जाता है, इसलिए इसमें शुद्धता ही होती है। और उसमें क्या होता है कि उसमें शुद्धता पर ध्यान नहीं, लक्ष्य पर ध्यान दिया जाता है कि हमें लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। लेखांकन के सिद्धांत इसमें स्वीकार किए जाते हैं। सामान्य स्वीकृत जो लेखांकन के सिद्धांत है उनका पालन किया जाता है, उसमें नहीं किया जाता है। उसमें तो मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे किसी भी क्षेत्र में गए, अब वहां देखा कि एक व्यक्ति है जिसके कहने में 1000 लोग हैं, उस व्यक्ति को खरीद भी सकते हैं, ठीक, कि भैया तुझे हम ले एक अच्छा सा गिफ्ट दे रहे हैं, बस तू ऐसा कर, बाकी और लोगों को हमारे पास तो भेज दे। तो ये क्या है, ये लागत, ये वित्तीय लेखांकन में नहीं होता है, ये इसी में होता है जिसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी समझ गए होगे आप। जैसे आपने देखा वो डॉक्टर के पास में एमआर आते हैं, वो फ्री सैंपल देते हैं दवाइयों के, डॉक्टर साहब लो ये 2 पीस, 4 पीस, 6 पीस, 10 पीस। अब डॉक्टर साहब के सामने, डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं, 500 रुपए के इंजेक्शन इसने 5 दे दिए, यानी 2500 का दे दिया, तो भाई चलो इसका कुछ तो भला कराया जाए। अब मरीज को जिसको जरूरत है तो उन्होंने उसी कंपनी का वो प्रोडक्ट लिख दिया। तो ये क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन अलग है, तो मैनेजमेंट में मैनेज करना है, यानी समझिए बात के लिए, ठीक है। अवधि इसकी 1 वर्ष होती है और इसकी ऐसी कोई नहीं होती है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र है सीमित होता है वित्तीय लेखांकन का, उसका व्यापक होता है, क्षेत्र तो उसका बहुत बड़ा है। प्रकाशन, जो इसके वार्षिक वित्तीय परिणाम हैं उनको प्रकाशित किया जाता है और उनको नहीं किया जाता है, उनको छुपा के भी रखा जाता है। अंकेक्षण इनका जरूरी होता है, उसका जरूरी नहीं होता है। कार्य पद्धति, इसमें आय, व्यय और हानियां इत्यादि का लेखा किया जाता है और उसमें जो उत्तरदायित्व हैं उनको ज्यादातर स्पष्ट किया जाता है। इसमें केवल वास्तविक व्ययों को ही दिखाया जाता है, इसमें सभी प्रकार की लागतें शामिल की जाती हैं, कुल लागत एक अंग मानी जाती है। संवहन शीघ्रता, इसमें सूचनाओं का संवहन धीमा होता है, उसमें संवहन बड़ी तेजी से होता है। इसके बाद में एक सुंदर सी पिक्चर आपको यहाँ ये दर्शाने के लिए कि आप जब भी किसी भी फैक्ट्री में जाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए जो आपका दिल गवाही दे उसको विधिवत तरीके से लागू करना, उसे लिखना, उसे व्यवस्थित करना, उसी का निर्णय लेना प्रबंधकीय लेखांकन है। तो प्रबंधकीय लेखांकन से आशा है आप समझ चुके हो कि सारी चीजों को यानी एक सफल संचालन करना है। आप सोचो कि एक श्रमिक बन के काम करो, ना ना ना, श्रमिक बन के काम नहीं करना है, बल्कि अपने तकनीकी के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे, अपनी व्यवहार के आधार पे तमाम श्रमिकों से अच्छे से काम कराना है। यही चीज हमारी मैनेजमेंट कहलाती है। तो मैनेज और मेंट, यानी इतना बड़ा अगर कहीं कारोबार चल रहा है, कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, उसको मैनेजमेंट यानी दिमाग से सब कुछ मैनेज करना, यही मैनेजमेंट अकाउंट है। फिर उसे लिखना कि हमने क्या किया तो क्या परिणाम निकले। ओके, बाकी हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो बच्चे यहाँ लास्ट तक हमसे जुड़े रहे, उनका जो ये चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कमेंट्स करके भी बता देना, लाइक भले ही मत करो, सब्सक्राइब मत करो, लेकिन कमेंट करके बता देना कैसा लगा। और जो बच्चे वास्तव में जुड़ना चाहते हो 9719811101 अपने ऑफिस का नंबर है, ओके, और यहां से आप हमसे जुड़ सकते हो। बस एक कदम आप अगर रखते हैं हमारी ओर तो 100 कदम हम आपकी सफलता के लिए रखने को तैयार हैं। तो जैसा आपके लिए उचित लगता है आप डिसीजन लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। बस हमारा काम है कि दूसरे से बेहतर बनाना, सबसे आगे ले जाना। तो पहला चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंट है, मैनेजमेंट अकाउंट है, ये कला है या विज्ञान है या दोनों है? ठीक, कमेंट्स में जरूर बताना, हम समझ जाएंगे कि आप लोगों ने कितना ध्यान से इसके लिए पढ़ा। मिलते